WWE ने अनरियल निकाल के फेब की तो माँ बहन कर दी, लेकिन आज पॉल हेमन ने जो इंटरव्यू दी है एरियल हेलवानी शो के ऊपर, उसने ना जाने और कितने डीप वे में इन सीक्रेट्स को एक्सप्लेन किया है। क्यों आखिर रोमन रेंस इकलौता ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है आज की डेट में, क्यों सेथ रॉलिंस उस लेवल पे नहीं है और किस तरीके से उन्होंने इस पूरी रूज ऑफ द सेंचुरी में लोगों को उल्लू बनाया। क्या सेथ रॉलिंस सच में इंजर्ड था, नहीं था? क्या ब्रॉक लेसनर यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं WWE के साथ, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, बिकॉज काफी कमाल की बातें बोली गई हैं यहाँ पे बाय नन अदर देन द ऑरेकल पॉल हेमन। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई सीधा शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप 2 घंटे हैं आपके पास पूरा जाके उसको सुन लेना भाई, अगर मजा आए। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं आजकल बैक स्टेज मेरा ऐसा रोल है कि मैं हर किसी को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इस चीज का लोग थोड़ा मिसयूज करते हैं इन द वे कि मैं उनके लिए टाइम बहुत निकालता हूँ तो मेरे से ज्यादा पूछते हैं, बट उसमें वो ओके हैं। वो ये भी कहते हैं कि सेथ रॉलिंस से ज्यादा ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के साथ वो ऑब्वियसली काम करते हैं, बिकॉज उनको मजा आता है और ज्यादा उनके पास सिखाने के लिए उन लोगों को। सेथ रॉलिंस से तो काफी सारी चीजें उनको सीखने को भी मिलती हैं, इतना कुछ उनको बताना नहीं पड़ता है। अब आज के रियल एपिसोड में हमने बात करी थी कि पॉल हेमन इन राइटिंग मीटिंग्स में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं उन्हीं मीटिंग्स का पार्ट होता हूं जहां पे लॉन्ग टर्म डिस्कशन बात होती है, स्टोरी टेलिंग की बात होती है कि अगली 3 साल की रेसलमेनिया में हम क्या कर सकते हैं, कौन होंगे वो सुपरस्टार्स जो कि मेन इवेंट करेंगे आने वाली कुछ रेसलमेनियास को। ब्रॉन ब्रेकर का वो नाम देते हैं और साथ के साथ उन्होंने रिया रिप्ली का भी नाम दिया कि कैसे ये लोग जो हैं आने वाले सालों में मल्टीपल ईयर्स तक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लायक बन सकते हैं, और इसमें कुछ आई डोंट थिंक प्रॉब्लम है, सब लोग इससे एग्री ही करेंगे। अब आ जाते हैं हम रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस को उन्होंने क्लियरली बोला जो ट्राइबल चीफ कैरेक्टर है रोमन रेंस का इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो ये कहते हैं कि मोस्ट रूथलेस कैरेक्टर इतने लंबे टाइम तक अगर कोई WWE में चला है लगातार तो वो है रोमन रेंस का। और वो ये भी बोलते हैं कि आखिर क्यों मैं रोमन रेंस को छोड़ता, अगर मुझे पता है कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, क्यों मैं वो करूं। वो कहते हैं पहली बात तो रोमन की जो परफॉर्मेंस थी एज अ ट्राइबल चीफ, उसके लिए उसको एक एमी अवार्ड मिलना चाहिए। एमी अवार्ड इस चीज को रिकॉग्नाइज भी नहीं करती कि WWE के सुपरस्टार्स कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, इस चीज पे उनको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो कहते हैं कि कोविड से जैसे जिस बंदे ने बाहर निकाला, उसके बाद नेटफ्लिक्स की ये डील मिली कि कोई कंपनी आके $5 बिलियन तुम्हें देने के लिए तैयार हो गई है, तुम बड़े बड़े स्टेडियम सोल्ड आउट कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे ESPN आके कई $100 मिलियन देता है, और एक PLE डील जो आज अनाउंस करी गई है यूएस के अंदर ओनली एक्सक्लूसिवली, ये सब आखिर किसने किया है। वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं कैरेक्टर में नहीं हूं, ये वाइज मैन नहीं है। तुम नंबर्स देखो, तुम एनालिटिक्स देखो, तुम जाके फैक्ट्स देखो, दैट इज नो वन एल्स बट द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। जो इस बंदे ने अपना काम किया है भाई, उसको कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता। और वो कहते हैं कि इस वजह से मैंने रोमन रेंस को छोड़ा, इस वजह से मैंने अपने आप को ब्रॉन ब्रेकर के साथ लगाया, बिकॉज जब लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग की मैं मीटिंग्स में बात करता हूं तो मैं सिर्फ स्टार्स की नहीं, खुद की भी सोच रहा हूं। पॉल हेमन कहते हैं कि अभी से 3 साल बाद अगर मैं ब्रॉन ब्रेकर के साथ लगा होऊंगा तो मेरा कितना फायदा होगा, मैं हर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में प्रॉब्ली उसका पार्ट बन पाऊंगा। और उनको पता है कि सही टाइम पे कब चेंज करना है। वो ऑलरेडी ब्रॉन ब्रेकर के साथ एसोसिएट हो गए हैं, साथ में सेथ है, ब्रॉन्सन रीड है, और वो सब हेल्प करेगा ब्रॉन ब्रेकर को एलिवेट करने के लिए। और वो कहते हैं कि अगर इस टाइम पे मुझे मौका मिलता है टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोमन रेंस, तो उससे बेटर क्या हो सकता है, बिकॉज उनके नए कैरेक्टर को बेसिकली यहाँ पे वो एलिवेट करेगा। मजा आ गया है ओपिनियन सुन के पॉल हेमन का रोमन रेंस के ऊपर कि किस तरीके से उनको पता है कि अब मुझे पिवट करना है, रोमन के साथ जितना भी काम करना था वो हो गया है, अब मुझे किसके साथ जुड़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। भाई क्या कमाल के बंदे हैं पॉल हेमन। उनका ओपिनियन पूछा जाता है अनरियल के बारे में तो वो कहते हैं देखो भाई, मैं तो एक ऐसे टाइम से आता हूं जहां पे अगर WWE को कोई रियल फेक वाली बहस होती थी तो असली में लड़ जाते थे भाई, कोई किसी का मुंह तोड़ के आ रहा था बाहर में, बिकॉज लोगों को अच्छा नहीं लगता था भाई कि हमारी इतनी मेहनत को तुम फेक बोलते हो आके, वो सही वर्ड नहीं है। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं कि मुझे भी इसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरे लिए भी एडजस्टमेंट पीरियड चल रहा है, क्योंकि ये सारी चीजों को अब डिज्नीफाई करा जा रहा है, बेसिकली एक मूवी की तरह दिखाया जा रहा है, और वही हेल्प कर रहा है WWE को ये
मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर डील लेके आ रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो भाई, मुझे आज का और कल का सोचने में मजा आता है, पहले क्या था क्या नहीं था उसके बारे में सोच के मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूं। लेकिन उनके लिए डेफिनेटली ये जो है एक काफी एडजस्टिंग पीरियड है। सीएम पंक पे वो आते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो, ये जो मेन इवेंट कर रहा था सीएम पंक रेसलमेनिया को, उसके पहले सीएम पंक के साथ उनकी बात हुई, काफी इमोशनल इंटरेक्शन हुई और वहां पे वो सीएम पंक को बोल रहे हैं कि किस तरीके से भाई तू ये सारी चीजें डिजर्व करता है, तू अपने टर्म्स पे वापस आया, तू अपने टर्म्स पे रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रहा है, कोई तेरे को मजबूर नहीं कर रहा है। और इनफैक्ट ये मोमेंट जबकि इतनी लेट आई तेरे करियर में, पर क्या ऐसा कमाल हुआ कि आज हम दोनों इकट्ठे वॉकआउट करेंगे और दोनों मिलकर इकट्ठे उस मोमेंट को जो है वो पूरा कर पाएंगे, बिकॉज पॉल हेमन वॉकड आउट विद सीएम पंक ड्यूरिंग हिज एंट्रेंस एट रेसलमेनिया 41। ये भी बहुत बढ़िया बात थी भाई। और ये वो कहते हैं कि मैंने सीएम पंक को बोला थैंक्स फॉर द हाउस। इसका मतलब ये है, रेसलिंग में इसको इंटरनली यूज करा जाता है, उस सुपरस्टार को बोला जाता है जो हेल्प करता है बहुत टिकट्स बिकवाने में। वो कहते हैं कि उस नाइट पे सेथ और रोमन को भी ये बात बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैं पंक के साथ था तो मैंने उस दिन उसको ये मैसेज दिया। यहाँ पे अब आते हैं गोल्डन क्वेश्चन के ऊपर, सेथ रॉलिंस इंजर्ड था या फिर कभी नहीं था? और सीधा पॉल हेमन ने बोल दिया नो। अब अगर अनरियल डॉक्यूमेंट्री नहीं आई होती तो पॉल हेमन यहाँ पे ऐसे नो नहीं बोलते भाई, लेकिन अब जब उनको पता ही है कि सब रायता फैलने वाला है तो इसको अब छुपा के करेंगे क्या, बिकॉज जो उनको चाहिए था उससे वो मिल चुका है। उनसे पूछा जाता है कि ये क्या था, वो कहते हैं ये प्लान बी था और फिर वो वापस अपने कैरेक्टर में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि जब से सेथ रेसलमेनिया में जीता हमने सिर्फ पावर ग्रैब की बात करी है और वो पावर सेथ रॉलिंस को चाहिए थी, लेकिन उसके रास्ते में सीएम पंक था कि मैं सीएम पंक जब तक यहाँ पे हूँ सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप नहीं जीतना चाहिए। तो एक तरीके से सेथ रॉलिंस नजरों से दूर हो गया, आउट ऑफ साइट, और तुम्हें कोई बेसिकली याद भी नहीं रखता। तो सीएम पंक लकीली वो कहते हैं उस सिचुएशन में आ गया कि भाई वो टाइटल भी जीत गया और गुंतर को हरा भी दिया उसने, और सेथ रॉलिंस इस मोमेंट का ही वेट कर रहा था कि सीएम पंक को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सेथ यहाँ पे आ सकता है, और वहीं पे आके सेथ ने जो है वो बेसिकली चौका मार दिया। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, लोग तुम्हें भूल जाएंगे और रेसलिंग फैंस को बेसिकली यहाँ पे प्ले करा गया सेथ रॉलिंस वाज नेवर इंजर्ड। भाई जो भी करा, भाई जिस तरीके से भी करा, दाद देनी पड़ेगी। और एरियल हेलवानी ने बात बोली कि भाई अब क्योंकि ये अनरियल और इतनी सारी चीजें आ गई हैं, तो अब अगर तुम्हें कुछ सच में छुपाना है, प्रोटेक्ट करना है और लोगों को फील नहीं कराना है कि ये भाई सच है कि नहीं है, आजकल की डेट में वो कितना मुश्किल है, तो WWE को भी 4 कदम आगे जाना पड़ता है। इसलिए सेथ रॉलिंस रियल लाइफ में तक फेक कर रहे हैं अपनी इंजरी को, तब जाके लोग चुप बैठे रहे कि शायद सेथ सही में इंजर्ड है। इसके बाद वो सवाल जो आना ही था यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के ऊपर कि आखिर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के पीछे की कहानी क्या है। वो कहते हैं कि देखो भाई, सीधी सी बात है, बहुत एंड मोमेंट ये चीज हुई। समर स्लैम से 2 हफ्ते पहले ही ये डिसाइड हुआ कि ब्रॉक को वापस लाना है, और ब्रॉक लेसनर ऐसे ही वापस नहीं आ जाता तो डेफिनेटली पॉल हेमन कहते हैं उसने एक नई डील साइन करी होगी। उसकी कोई डिटेल्स हमें यहाँ पे नहीं उन्होंने दी, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं, हर चीज को लोग हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, कोई भी बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको 100% लोग सपोर्ट करें, हर बार उसकी खुशी में खुश हो जाएं। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो लिटरली उन लोगों के चेहरे देख रहे हैं जो पैसे देके उस स्टेडियम में उस दिन आए, जो सोशल मीडिया में ढंग से WWE को फॉलो करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द लोग खुश हैं कि ब्रॉक लेसनर वापस आ चुका है। तो अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है तो तुम्हें प्रॉब्लम रहे, बिकॉज वो चीज बदलने नहीं वाली, ब्रॉक लेसनर कहीं जाने नहीं वाला, और तुम चाह के भी जो है वो कैंसिल नहीं करा पाओगे ब्रॉक लेसनर को, बिकॉज इतनी पावर है। वो कहते हैं कि देख भाई, जो WWE के साथ रिलेशनशिप था ब्रॉक लेसनर का, वो कभी ऐसा खराब नहीं हुआ था कि ब्रॉक लेसनर वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें लगा था कि क्या कभी वो वापस नहीं आए। और पॉल हेमन कहते हैं कि मैं तो सबसे ज्यादा शॉक तब था जब सीएम पंक वापस आया, बिकॉज उसकी जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल अलग थी कि कंपनी के बारे में कुछ बातें बोली गई, रिलेशनशिप खराब थे। ब्रॉक तो कभी बोलता ही नहीं है भाई, तो कंपनी के बारे में बेकार तो क्या ही बोलेगा, वो दूर की बात है। और वो ये भी बोलते हैं कि टाइमिंग इतनी क्रेजी है इस पॉइंट पे कि TKO का ये मर्जर हो गया है, सारी चीजें हो चुकी हैं, अब एक ही कंपनी है जो WWE और UFC को ओन करती है, और अगर कोई एक बंदा है जो सेम नाइट पे UFC और WWE की हॉल ऑफ फेम में वॉक इन कर सकता है, दैट इज ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर की जो अपील है, जो ड्रॉ है, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है भाई। यहाँ पे
कोई इसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता, कोई शक नहीं है इस चीज के अंदर। बाकी लीगल चीजें गई तेल लेने, जब वो आएंगी वापस, अगर इनका भाई इतनी खराब किस्मत है कि सच में ब्रॉक ने कुछ किया है, तो वो भाई लीगल कोर्ट डिसाइड करेगा, तो तब टीकेओ को उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए ब्रॉक इज बैक, मोस्ट लाइकली कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुके हैं, पर मजा आ गया है देख के। इसके बाद जॉन सीना के हील टर्न के बारे में भी पॉल हेमन से पूछा जाता है, और वो कहते हैं कि एक्चुअली में जो हील टर्न था वो स्मैकडाउन पे ही खत्म हो गया था, एक डिसीजन ले लिया गया था। और वो कहते हैं इसमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें एडमिट करने में कि ये काम नहीं किया जिस तरीके से हम चाहते थे। वो कहते हैं कि जॉन सीना का हील टर्न वैसे काम नहीं किया, बिकॉज क्लियरली जब समर स्लैम के अंदर उसका म्यूजिक बजा और वो नॉर्मली एज अ बेबी फेस जॉन सीना आया, जो पॉप वो हुई, जो शोर मचा, वो कहते हैं वो रेयर एयर सिर्फ जॉन सीना ही ब्रीथ कर सकता है, उस लेवल की पॉप। मे बी रॉक, ऑस्टिन और रोमन रेंस, ये 3 और लोग हैं जो उस लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन जॉन सीना एज अ बेबी फेस ही सबसे ज्यादा चलेगा, ये सबको पता है। लेकिन वो कहते हैं कि एक बेस्ट चीज ये हो गई कि हम ऐसा नहीं है कि जॉन सीना का करियर खत्म हो गया और ये सोचते रह गए कि क्या होता अगर वो हील बनता। अब सबको पता लग गया कि वो क्या होता अगर वो हील बनता, तो ये चीज बहुत अच्छी है कि किसी चीज का गम नहीं रहेगा। और वो कहते हैं कि जॉन सीना जिस लेवल पे पॉपुलर है, जितने रिलेशनशिप उसके साथ हैं, सिर्फ उसका हील टर्न या फिर प्रोमो में कुछ उल्टा सीधा बोलना बहुत ज्यादा रिस्क में भी उसको डाल सकता है। कभी कोई स्पॉन्सर बुरा मान गया, तो कभी कोई मूवी प्रोड्यूसर बुरा मान गया, तो जॉन सीना ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रोफेशनल खतरे में डाला था इस हील टर्न को करके। इसके बाद आते हैं रॉक और ट्रेविस स्कॉट पे फाइनली, और वो बोलते हैं कि भाई ट्रेविस की तो पूरी डील जो है उखड़ के गिर गई, और रॉक के बारे में उन्होंने कोई कमेंट नहीं करा, बिकॉज ये पॉल हेमन के भी मे भी बातों से ऊपर है। भाई रॉक के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, सबका मुंह बंद रहता है। और उन्होंने थोड़ा सा टॉपिक घुमा दिया कि मैं रेसलमेनिया में बिजी इतना था कि रॉक अगर नहीं आ रहा तो मैं उसके बारे में सोचूं भी क्यों। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ट्रेविस स्कॉट के बारे में उन्होंने क्लियरली बता दिया कि जो भी डील थी WWE की वो खत्म हो चुकी है, वो खराब हो चुकी है, और अब कोई चांस नहीं है ट्रेविस स्कॉट आई डोंट थिंक WWE में वापस आएंगे। इसके बाद बात करते हैं तो रेसलमेनिया में वो कहते हैं कि बहुत सारे मैचेस बैक एंड फोर्थ हुए थे। कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर भी प्लान किया गया था, एक टाइम पे सेथ वर्सेस रोमन भी प्लान किया गया था, एक टाइम पे कोडी वर्सेस रोमन भी दोबारा प्लान करा गया था रेसलमेनिया में फॉर द 3rd टाइम इन अ रो। बट ओरिजिनल प्लान सेथ वर्सेस रोमन था और गुंथर वर्सेस पंक था। तो ये इंटरेस्टिंग है भाई, ये ऑब्वियसली हम अनरियल के एपिसोड्स में भी बात करेंगे। कैरियन क्रॉस के ऊपर उन्होंने बोला कि भाई कैरियन क्रॉस जो है उसका सही चल रहा है सब कुछ, कोई इशू है नहीं, और लोग जिस तरीके से उसको पुश कर रहे हैं उसकी फेवर में ही है वो, और उसके लिए वो काम करेगा। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि आज तुमने शोर मचाया और कल तुम्हें वो चीज मिल गई। अगर तुम 10 दिन से शोर मचा रहे हो, तुम्हें वो नहीं मिल रहा है, तुम्हारा गुस्सा बढ़ता जाएगा, तो तब भी नहीं मिल रहा और बढ़ता जाएगा, और जब फाइनली मिलेगा उसका उतना ही बड़ा रिजल्ट आता है। और ऐसा बहुत बारी हमने देखा है कोडी रोड्स के मूवमेंट के साथ, जब रेसलमेनिया 39 में वो जीते नहीं थे, लोग कितने पागल हुए। और ऐसे ही सेम ब्रायन डैनियल्सन के साथ, जिस तरीके से उन्होंने रेसलमेनिया में अपना काम किया। एंड फाइनली गोल्डबर्ग के बारे में बात करी जाती है कि कैसे गोल्डबर्ग खुश नहीं है जिस तरीके से WWE ने उनको बाहर निकाल दिया था। भाई वो कह रहे हैं देखो भाई सिंपल सी बात है, गोल्डबर्ग है, जो उसके मन में आता है वो मुंह पे बक देता है, ऐसा ही इंसान है, ऐसा ही रहेगा। लेकिन गोल्डबर्ग को वो कहते हैं ऐसा लगता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, जिस तरीके से WWE उसको रिटायर करना चाहती थी उसके दिमाग में वैसा कुछ आसपास भी नहीं हुआ, जल्दीबाजी में सब कुछ निपटा दिया, और उसको ऐसा लगता है कि उसका इस्तेमाल कर लिया गया। गोल्डबर्ग इज गोल्डबर्ग भाई, अब तो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पॉल हेमन ने इतनी सारी इनसाइट्स इस 2 घंटे में दे दी, मजा आ गया भाई एपिसोड सुन के। और अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया, इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस इन सभी चीजों के बारे में नीचे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।